हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सिख संगत द्वारा आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्हें कृपाण और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सिख समाज की कुर्बानियों पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख गुरुओं की विरासत को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुनानगर मेडिकल कॉलेज और अंबाला पॉलिटेक्निक का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है तथा स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता और विशेष ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने धानक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार समाज के सम्मान और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संत कबीर जयंती समारोह, आरक्षण लाभ, पुलिस भर्ती और जरूरतमंद परिवारों को प्लॉट देने जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। सिख संगत के धन्यवाद कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस कार्यक्रम में पहुंचकर आपको बता दें कि उन्होंने सिख समाज की उपलब्धियों का जिक्र किया है, उनके योगदान का जिक्र किया। सिख संगत के धन्यवाद कार्यक्रम में सीएम सैनी पहुंचे। इस दौरान कृपाण और सरोपा भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। सीएम ने ये भी कहा कि सिख समाज की कुर्बानियों पर पूरे देश को गर्व है। गुरु दर्शन यात्रा योजना से श्रद्धालुओं को सहायता मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि धानक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। 29 जून को भिवानी में राज्य स्तरीय संत कबीर जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कुछ अहम घोषणाएं भी की। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने वो कहा सी, गुरु जी ने यह भी कहा सी कि सिखों को सिर ऊंचा करके जीने दी प्रेरणा देती है। ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने उन्होंने ये प्रेरणा सानू दी सी। ये पगड़ी आत्म गौरव और सम्मान का ये संदेश देती है। आज मेरे लिए बड़ी ये फकर ते गौरव की गल है कि आज मेरे सामने यह जी एक कौम बैठी है जिसने सिर कटाया, सिर झुकाया नहीं। प्यारी साध संगत जीओ, जिसने धर्म की रक्षा लई अपना सब कुछ नछावर कर दिता, अपनी पीढ़ियां वार दी। इन्नी बड़ी कुर्बानी दुनिया के किसी भी थां ते वेखण नूं नहीं मिलती है। जिहड़ी कुर्बानी ये भारत दे विच साडे गुरुआं ने ये दिती है। प्यारी साध संगत जीओ, ऐसी वीरता ते ऐसा बलिदान न केवल इतिहास दे पन्नियां दे विच नहीं, हर भारतीय दे हिरदे दे विच ये अमर रहिंदा है। गुरुग्राम पहुंची डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि जनता को गुमराह कर रहा है विपक्ष अपना काम बखूबी नहीं कर रहा है। एसआईआर को लेकर भी अर्चना गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जिम्मेदारी दी, वो निभाएंगे। राजनीति में महिलाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज गुरुग्राम पहुंचे, साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो परीक्षण शिविर है उसमें आप अध्यक्षता करते हुए नजर आए। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज क्या गुरु मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो इस समय हमारे 8 जिलों में चल रहा है, उसमें हमारे 12 के करीब विषय हैं जिनके ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ता कैसे अलग अलग क्षेत्रों में निपुण हो उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और आज जो मेरा विषय था वो था कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां और उसमें निदान के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं।
तो जिस तरीके से आज विपक्ष अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर कहीं पर सत्तारूढ़ सरकार कोई गलती करती है उसके खिलाफ मुद्दा उठाए, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। आज विपक्ष जो है विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और नए नए तरीके के भ्रामक प्रचार आज विपक्ष कर रहा है। हर रोज नई बात लेके आता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आज हमने वही चर्चा करी कि आज हमारे राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो एक दिशाहीन विपक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी चुनौती हमारे सामने इस समय घुसपैठ है कि किस तरीके से बाहर से ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे रोजगार को भी खा रहे हैं। वो जो हमारे पात्र लोग हैं जिन तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं फेक आईडीज बनवाकर उस पात्रता का लाभ ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा है। और साथ ही साथ एसआईआर के माध्यम से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कि भाई इन सब घुसपैठियों को हमने पहले ढूंढना है, इनका वोटर लिस्ट में से नाम कटवाना है और फिर इनको वापस उनके देश भेजना है। तो ये भी हमारे कार्यकर्ता मिलकर इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी चर्चाएं आज हमने अपने कार्यकर्ताओं भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से आप संगठन को आगे लेके आप चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला में विश्वास जताया है और एक बड़ी काम मुझे दिया है कि उसमें जिन जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जहां हम जीत नहीं पाए, संगठन हमारा हर क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन मैं ये मानती हूँ जहां हम जीत हासिल नहीं कर पाए वहां पर हमारी और मजबूती कैसे हो, हम कैसे वहां जीते। चाहे रोहतक लोकसभा है, चाहे हमारी सिरसा लोकसभा है, जहां हमारी विधानसभा में सीटें कम आई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ें ताकि आने वाले चुनाव में हम 33% सीटों पर लड़ सकें। और 33% संगठन में भूमिका महिलाओं की पहले से ही है, हमने सुनिश्चित करी हुई है, लेकिन और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उनके लिए एक ही पार्टी है जो सुरक्षित है महिलाओं की, जो महिलाओं की चिंता करती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और फिर जो मोदी जी का विजन है कि 1 लाख युवा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे साथ कैसे जुड़े उसकी चिंता हम लोग करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो महिला सुरक्षित नहीं है, आप एक महिला है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो महिलाओं को किस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान या आपकी पार्टी उनको एकदम प्रोटेक्ट करती हुई नजर आएगी? देखिए कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिशाहीन विपक्ष कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो क्या महिलाएं, आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या हो गई, और फिर भी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो बैठी देखती रही, उन्हें एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं। पश्चिम बंगाल में असंख्य वारदातें हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज जो पूरा भारत है उसमें हमारी 112 नंबर आप डायल करो, अगर किसी महिला को कहीं घर जाने के लिए भी साधन की जरूरत है तो हमारी जो गाड़ी है वो तुरंत महिला को घर पहुंचाती है। और आज जो कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है उनके लिए मौत का प्रावधान लेकर आने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर कई महिलाओं के साथ कोई गलत काम हो जाता है तो उनको न्याय दिलवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और महिलाओं का जब पढ़ाई होगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, राजनीतिक तौर से मजबूत होंगी, देश के लोगों की जब महिलाओं के लिए सोच बदलेगी, जिस सारे काम में मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी चीजें हो रही हैं वो धीरे धीरे कम आएंगी। और एक सबसे बड़ी बात कि हम बात करते हैं हमेशा सिर्फ अपनी बेटियों को संस्कारित करने की, लेकिन जब हम साथ साथ बेटों को भी संस्कारित करेंगे, समाज भी साथ आएगा, तभी बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित होंगी। मैम, अंतिम सवाल, 3 ऐसी प्राथमिकताएं कौन सी रहने वाली है? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, कौन से ऐसे 3 काम सबसे पहले आप करने जा रहे हैं? तीनों काम यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नई ऊंचाइयां छू रहा है, इस समय संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी जहां हम हार रहे हैं, संगठन मजबूत है लेकिन अगर हम हार रहे हैं वहां पर हमें जीत मिले। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवा और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टी के साथ कैसे जुड़े, और जो हमारे कई पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मान लो हम कहीं ना कहीं
जैसे कोई काम नहीं दे पाए, तो उन पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, नए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा लेते हुए कैसे संगठन और तेज स्पीड से हरियाणा में दौड़े और कैसे हम डबल इंजन की सरकार की एक एक योजना अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पात्र है, जो अंत्योदय के विचार पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है, उन तक हम पहुंचाने की चिंता करेंगे। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ हम बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता नाराज है उनको अपने साथ लेके आए और साथ ही साथ महिला और युवा पीढ़ी को भाजपा पार्टी के साथ साथ उनकी जो नीति है उन तक पहुंचाएं और साथ ही साथ उनको भाजपा में शामिल कराना इनका लक्ष्य है। और साथ तौर पर जिस तरीके से जिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार हुई थी वहां पर किस तरीके से वो अपनी जीत का जो है बिगुल बजा सके, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान जो है चर्चाएं की गई और आने वाले समय में भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का जो संवाद है वो लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच हुई इस कार्रवाई का मकसद प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाना बताया गया। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गया। कई अर्थ मूवर मशीनों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल समेत आसपास के कई अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बीच किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रखी गयी। वहीं मेट्रो मोड़ से ईएसआई चौक और सैनिक कॉलोनी की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया, जबकि डीसीपी एनआईटी कार्यालय से नमस्ते चौक जाने वाली सड़क पर भी यातायात रोक दिया गया। फरीदाबाद में आज नगर निगम की तोड़फोड़ की गई है नगर निगम द्वारा, और यहाँ पर नगर निगम की जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कुछ मकान जो है बने हुए थे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सामने, वहाँ पर जो है पर सुबह 4 बजे से ये तोड़फोड़ लगातार जारी है और यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी थे और तमाम जो अवैध निर्माण थे वो ढहाए गए हैं और अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। और आज दिन के 2 बजे तक ये कार्रवाई चलनी है। कई जेसीबी मशीन, अर्थ मूवर यहाँ पर इसमें लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल, आप देख सकते हैं सामने, भारी पुलिस बल तैनात किया है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। इधर किसी भी वाहन का आना जाना जो है बंद किया गया, पूर्णतः पाबंदी है। यहाँ पर पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद चौक के पास से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। ऐसे में विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे निर्माणों को हटाना आवश्यक था। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी परियोजनाओं में बाधा बनने वाले अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यदि देखा जाए तो इस बीच लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले ही रूट डायवर्जन की व्यवस्था कर दी गई थी। साफ तौर पर कह सकते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा और ये प्रस्तावित है। इसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही है। जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण रास्ते में आ रहे हैं उन सभी को यहाँ से हटाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे जो निर्माण है उनको हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल प्रशासन इसे विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की है। सैनिक कॉलोनी से लगता हुआ एरिया है और मस्जिद चौक इसको कहते हैं, सामने जो मेरे पीछे है मस्जिद चौक पर ये कार्रवाई की गई है और लगातार इसी तरह पूरा जो रोड है यहाँ पर अवैध निर्माण बने हुए थे, इन तमाम अवैध निर्माणों को अब प्रशासन द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हरियाणा के हजारों गेस्ट टीचर्स में खुशी की लहर है। कोर्ट ने सरकार को 2014 के पॉलिसी के तहत 2 महीने के भीतर गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद गेस्ट अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने पलवल पहुंचकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दो दशकों से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हरियाणा के गेस्ट अध्यापकों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत पात्र गेस्ट अध्यापकों को 2 माह के भीतर नियमित किया जाए। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के गेस्ट अध्यापकों में उत्साह का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले से खुश गेस्ट अध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पहुंचा और मुख्यमंत्री, नायब सैनी और मंत्री गौरव गौतम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह करीब 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे ही पलवल के ही लोग नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को इसका गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है। और मैं जो आपका न्यायालय का आदेश आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको पहुंचाकर वो आदेश जल्दी आप लोगों के लिए पारित हो और आपका उसको लाभ मिल सके, ऐसा हम लोग जल्दी इसका प्रयास करेंगे। और आप लोग भी माननीय मोदी जी के साथ, नायब सिंह सैनी जी के साथ समाज के कल्याण के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए जिस उद्देश्य से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो अध्यापक वर्ग की है। आप लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर है। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाकर इसको जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हम काम करेंगे। आप सब लोग आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सब लोग चाय मिठाई सब आनंद लेके जाइएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 20 साल के इंतजार के बाद आए इस फैसले ने हजारों गेस्ट अध्यापकों के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर हैं। अदालत के आदेश के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया तय समय सीमा में किस तरह से पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर एबोला वायरस का खतरा बढ़ने लगा है। अफ्रीका के कुछ देशों में सामने आए मामलों के बाद भारत सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी जारी की गई है और करनाल सिविल अस्पताल में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इबोला वायरस को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में करनाल के सिविल अस्पताल में 10 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही एक डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इबोला वायरस को लेके एडवाइजरी जारी की गई है सभी हॉस्पिटल, सभी स्टेट्स को। तो उसी कड़ी में जो हरियाणा स्टेट की भी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से हमारे सिविल हॉस्पिटल करनाल को प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक डॉक्टर की नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की बात है और जो 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है तो वो बनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके कड़ी में कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल जल्द ही आज या कल में ही 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना देगा। कितना खतरनाक ये वायरस है और कहाँ से आने वाले देशों से जो लोग होंगे जो एडवाइजरी मिली है अभी हमारे को भारत सरकार की
उसमें मुख्य रूप से दो जो कंट्रीज हैं, एक तो कॉन्गो कंट्री है, युगांडा कंट्री, जो अफ्रीकन नेशंस है, उनमें उनका जिक्र किया गया है उस एडवाइजरी में। देखो, निश्चित रूप से WHO किसी अगर उन्होंने अलर्ट जारी किया सभी देशों के लिए, तो निश्चित रूप से खतरनाक तो है ही। सिम्टम क्या रहेंगे सर? मुख्य रूप से जो लक्षण देखने में आते हैं, तेज गति से बुखार होना, एकदम से तेज बुखार आ जाना, जो मसल पेन है या जॉइंट पेन्स हैं, या इंटरनल ब्लीडिंग, कहीं एडवांस डिजीज हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्या ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है? देखो, ये तो आंकलन करने की बात है। अभी फिलहाल कोई भी एक्टिव केस हमारे देश में नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार इबोला वायरस दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में गिना जाता है। हाल ही में अफ्रीका के कांगो और युगांडा जैसे देशों में इसके मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इबोला वायरस की पहचान पहली बार साल 1976 में अफ्रीका में हुई थी और ये बीमारी कई बार बड़े प्रकोप का कारण बन चुकी है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक ये वायरस संक्रमित जानवरों से इंसानों में और फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूसरे लोगों में फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर मामलों में मरीज को अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। यही वजह है कि इस बीमारी को बेहद गंभीर माना जाता है। हरियाणा में इबोला अलर्ट, केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी, सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश। करनाल सिविल अस्पताल में विशेष तैयारी, 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार होगा, नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। क्या है इबोला वायरस? बेहद खतरनाक वायरल बीमारी, पहली बार 1976 में हुई पहचान, संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से संक्रमण, गंभीर मामलों में जान का खतरा। इबोला के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, सिरदर्द, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी और दस्त, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर स्थिति में रक्तस्राव। भारत में क्या है स्थिति? अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं, संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ी, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया, एहतियातन कदम तेज किए गए, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। कांगो की गैर जरूरी यात्रा से बचें, युगांडा जाने से पहले सावधानी बरतें, साउथ सुडान को लेकर भी अलर्ट, विदेश से लौटने वालों पर निगरानी, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में फिलहाल इबोला वायरस का कोई पुष्टि किया गया मामला सामने नहीं आया। कुछ संदिग्ध मामलों की जांच की गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रही। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें पूरी सतर्कता बरत रही हैं और अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने विदेश यात्रा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों को कांगो, युगांडा और साउथ सुडान जैसे प्रभावित देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। साथ ही विदेश से लौटने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा में इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं। यही वजह है कि करनाल समेत प्रदेश भर के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया और संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।